आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी पृथ्वी को सही मायने में एक जीवित, धड़कता हुआ ग्रह बनाता है। आमतौर पर जब भी महासागरों की बात होती है तो दिमाग में बस एक शांत नीले और विशाल पानी के भंडार की तस्वीर उभरती है। हाँ, अक्सर लोग बस सतह की लहरों को देखकर सोचते हैं कि यही समुद्र की असली गति है। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि महासागरीय जलधाराएं महत्वपूर्ण है, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, ग्लोबल ओशन करंट्स PDF, उसे पढ़ने के बाद सतह के नीचे चल रहे 3D मैकेनिक्स का जो पैमाना सामने आता है वो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला पानी नहीं है, ये एक विशाल थर्मोडायनामिक इंजन है। मतलब आज का हमारा मिशन कोई बेसिक भूगोल का पाठ पढ़ना नहीं है, बल्कि इस दस्तावेज के जरिए उन अदृश्य ताकतों को डिकोड करना है जो दुनिया के मौसम, ग्लोबल सप्लाई चेन और यहाँ तक कि भविष्य को भी कंट्रोल कर रही हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब इन महासागरों को एक फ्लैट 2D नक्शे की तरह देखने के बजाय एक 3D सिस्टम के रूप में देखा जाता है तो पूरी कहानी बदल जाती है। आज के स्रोत से जो सबसे पहला आहा मोमेंट मिलता है वो ये है कि जो पानी हवाओं और मौसम के सीधे संपर्क में रहता है वो समुद्र के कुल जल का सिर्फ 10% हिस्सा है। सिर्फ 10%? मतलब जिसे हम सतह पर बहते हुए देखते हैं वो पूरी कहानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। असली खेल तो उस सतह के बहुत नीचे चल रहा है। बिल्कुल, गहराई में छुपे इस 90% हिस्से के काम करने का तरीका इतना अलग है कि इसे समझना किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। जब हम उन 10% सतही जलधाराओं की बात करते हैं तो वो मुख्य रूप से हवाओं से प्रेरित होती हैं। लेकिन गहराई में बहने वाली जलधाराएं, जिन्हें डीप वाटर करंट्स कहा जाता है, वो तो हवा के भरोसे नहीं बैठी हैं। जाहिर है, वे पूरी तरह से पानी की डेंसिटी या घनत्व पर निर्भर करती हैं। स्रोत में इसके पीछे का जो विज्ञान समझाया गया है वो पूरी तरह से तापमान और लवणता यानी पानी में नमक की मात्रा के इर्द गिर्द घूमता है। ठंडा पानी भारी होता है और गर्म पानी हल्का, और इसी तरह खारा पानी मीठे पानी से ज्यादा भारी होता है। हाँ। इस प्रक्रिया को अगर थोड़ा और विजुअलाइज किया जाए तो ये और भी शानदार लगती है। जब समुद्र का पानी ध्रुवीय क्षेत्रों जैसे आर्कटिक या अंटार्कटिक के पास पहुंचता है तो अत्यधिक ठंड के कारण वो जमने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात होती है। वो नमक वाली बात है ना? एकदम से। जब समुद्री पानी बर्फ में बदलता है तो वो अपने अंदर के नमक को बाहर छोड़ देता है। बर्फ तो मीठे पानी की बन जाती है, लेकिन उसके आसपास का जो पानी बचता है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब हमारे पास एक ऐसा पानी है जो बर्फ जैसा ठंडा भी है और अत्यधिक खारा भी। मतलब वो पानी डेंसिटी के मामले में बहुत भारी हो चुका है। और क्योंकि भारी चीजें नीचे की तरफ जाती हैं, ये अत्यधिक ठंडा और खारा पानी एक विशाल अंडर वाटर झरने की तरह समुद्र की गहराइयों में नीचे बैठने लगता है। स्रोत दस्तावेज बताता है कि इसी भारी पानी के नीचे बैठने से एक खिंचाव पैदा होता है जो दुनिया भर में गहराई की जलधाराओं को एक दिशा देता है। एक तरह से ये पृथ्वी का अपना प्राकृतिक वाटर पंप है जो बिना किसी मोटर के चल रहा है। देखिए, इस वाटर पंप को चलाने में कुछ प्राथमिक कारक भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सूरज की गर्मी भूमध्य रेखा के पास पानी को फैलाती है, जिससे वहां पानी का स्तर थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। और ढलान के वजह से गुरुत्वाकर्षण इस पानी को ध्रुवों की तरफ खींचता है। हाँ, और हवाएं सतह पर घर्षण पैदा करके इसे आगे धकेलती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी ट्विस्ट लाता है। वो है कोरियोलिस प्रभाव। कोरियोलिस प्रभाव का नाम सुनते ही अक्सर लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तकनीकी भाषा में इसे समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि उत्तरी गोलार्ध में पानी दाईं ओर मुड़ रहा है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तकनीकी रूप से ये थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन अगर इसे रोजमर्रा के एक उदाहरण से समझें तो ये बहुत आसान है। मैं इसे इस तरह सोच रही थी कि मान लीजिए कोई एक घूमने वाले गोल झूले या मैरीगो राउंड पर खड़ा है और वो झूले के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को सीधी गेंद फेंकने की कोशिश कर रहा है। गेंद कभी भी सीधी नहीं जाएगी, वो हमेशा कर्व ले लेगी क्योंकि झूला लगातार घूम रहा है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। पृथ्वी भी अंतरिक्ष में एक विशाल मैरीगो राउंड की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो इसी वजह से जो पानी सीधा बहने की कोशिश करता है, पृथ्वी के घूमने के कारण वो मुड़ जाता है। बिल्कुल, और इसी घुमाव की वजह से महासागरों में
पानी के विशाल गोलाकार चक्र बनते हैं, जिन्हें जायरल प्रणाली या जायर्स कहा जाता है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो पानी को एक जगह रुकने नहीं देता, बल्कि उसे पूरी पृथ्वी पर एक सिस्टमैटिक तरीके से घुमाता रहता है। और पानी के इसी लगातार घूमने से जन्म होता है गर्म और ठंडी जलधाराओं का। स्रोत सामग्री में इन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, वो पृथ्वी के क्लाइमेट इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसका बेसिक रूल ये है कि जो जलधाराएं भूमध्य रेखा या इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाती हैं, वे अपने साथ भारी मात्रा में गर्मी ले जाती हैं। और जो जलधाराएं ध्रुवों के ठंडे इलाकों से इक्वेटर की तरफ वापस लौटती हैं, वे अपने साथ ठंडा पानी लाती हैं। ये पानी सिर्फ एक लिक्विड नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर बहुत सारी थर्मल एनर्जी को स्टोर करके चल रहा है। अगर ये थर्मल ऊर्जा इस तरह से पूरी पृथ्वी पर डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो हमारी दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। इक्वेटर के आसपास का इलाका इतनी भयानक गर्मी से उबलने लगेगा कि वहां जीवन असंभव हो जाएगा। ध्रुवों के इलाके हमेशा के लिए बर्फ की मोटी चादर में दब जाएंगे। बिल्कुल। ये जलधाराएं पृथ्वी के लिए एक ग्लोबल एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का काम करती हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर उन महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों पर देखने को मिलता है जहां से ये गुजरती हैं। जलवायु पर इस प्रभाव को स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। अगर हम गर्म जलधाराओं की बात करें, जैसे गल्फ स्ट्रीम जो नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट से होकर यूरोप की तरफ जाती है, या प्रशांत महासागर में कुरोशियो जलधारा, और ब्राजील के तट पर बहने वाली ब्राजीलियन जलधारा भी। हाँ, ये सब अपने साथ बहुत सारा गर्म पानी लाती हैं। गर्म पानी का मतलब है ज्यादा वाष्पीकरण। ज्यादा वाष्पीकरण से हवा में नमी बढ़ती है, बड़े बड़े बादल बनते हैं और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर भारी बारिश होती है। ब्राजील के शानदार रेन फॉरेस्ट और वहां की हरियाली के पीछे इसी गर्म जलधारा की नमी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही मजेदार है। जहां गर्म जलधाराएं बारिश और हरियाली ला रही हैं, वहीं ठंडी जलधाराएं एकदम उल्टा काम करती हैं। ध्रुवों से आने वाली ठंडी जलधाराएं, जैसे कैलिफोर्निया जलधारा या लेब्राडोर जलधारा, तटीय इलाकों के तापमान को बहुत कम कर देती हैं। ठंडे पानी के ऊपर की जो हवा होती है वो भी ठंडी हो जाती है। और थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम है कि ठंडी हवा में नमी या मॉइस्चर को पकड़कर रखने की क्षमता लगभग न के बराबर होती है। इसी लॉजिक ने इस पूरे दस्तावेज में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला फैक्ट सामने रखा है। आमतौर पर समंदर के किनारे होने का मतलब लोग यही निकालते हैं कि वहां भरपूर पानी, नमी और हरियाली होगी, लेकिन महासागर का यही विशाल पानी दुनिया के कुछ सबसे भयंकर और सूखे रेगिस्तानों का निर्माण भी कर सकता है। हम्बोल्ट जलधारा का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। ये पेरू जलधारा भी कहते हैं। ये अंटार्कटिका की तरफ से दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर आने वाली एक बेहद ठंडी जलधारा है। इसके प्रभाव से हवा इतनी ठंडी और सूखी हो जाती है कि वहां बारिश के बादल बन ही नहीं पाते हैं, और इसी वजह से वहां अटाकामा रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। अटाकामा रेगिस्तान का उदाहरण इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया का सबसे सूखा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। वहां कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां इतिहास में कभी बारिश दर्ज ही नहीं की गई है। ये सोचना अपने आप में एक पैराडॉक्स लगता है कि एक तरफ असीम महासागर हिलोरे ले रहा है, और उससे महज कुछ दूरी पर एक ऐसी जमीन है जो पानी की एक बूंद के लिए तरस रही है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस ठंडी जलधारा के कारण है जो हवा से नमी सोखने की क्षमता को खत्म कर देती है। यह प्रकृति का एक बहुत ही निर्मम लेकिन शानदार संतुलन है। जब इस ग्लोबल टूर को आगे बढ़ाते हुए दुनिया की प्रमुख जलधाराओं के नक्शे पर नजर डाली जाती है, तो प्रशांत और अटलांटिक महासागर में सब कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेबल लगता है। वहां की जलधाराएं साल दर साल एक ही दिशा में बहती हैं। और सुदूर दक्षिण में अंटार्कटिक परिध्रुवीय प्रवाह है, जिसे ACC कहते हैं, जो बिना किसी जमीन से टकराए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। लेकिन फिर बात आती है हिंद महासागर की। स्रोत इसे एक अपूर्ण महासागर या इनकम्प्लीट ओशन कहता है, और यहाँ आकर जलधाराओं के सारे नियम बदल जाते हैं। हिंद महासागर के नियम इसलिए बदलते हैं क्योंकि इसकी ज्योग्राफी बाकी महासागरों से बिल्कुल अलग है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैले हुए हैं, लेकिन हिंद महासागर उत्तर की तरफ से एशियाई महाद्वीप के विशाल भूभाग से पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। इसी रुकावट की वजह से यहाँ की जलधाराएं उस तरह से आजाद होकर नहीं बह पाती जैसे बाकी जगह बहती हैं।
इसके बजाय वे पूरी तरह से मौसम और हवाओं के कंट्रोल में आ जाती हैं, खासकर मानसूनी हवाओं के। और यही वो जगह है जहां मौसम के हिसाब से महासागर अपना गियर शिफ्ट करता है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि गर्मियों के समय जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो हवाओं के भारी दबाव के कारण हिंद महासागर की जलधाराएं क्लॉकवाइज दिशा में बहने लगती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जोर पकड़ती हैं, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पलट जाता है। जलधाराएं अपनी दिशा बदलकर एंटी क्लॉकवाइज बहना शुरू कर देती हैं। दुनिया के किसी और हिस्से में इतने बड़े पैमाने पर जलधाराओं का इस तरह अपनी दिशा बदलना नहीं देखा जाता। ये महासागर और वायुमंडल के बीच के टाइट कनेक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की असामान्यताओं की बात कर ही रहे हैं, तो उत्तरी अटलांटिक में एक ऐसी जगह है जो इस दस्तावेज का शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। सारगैसो सागर की बात करें ना, एक ऐसा समुद्र जिसका कोई तट नहीं है। बिल्कुल बिना तट वाला समुद्र। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने बीच रिजॉर्ट बनाने के लिए सबसे खराब जगह चुन ली हो, क्योंकि वहां कोई किनारा ही नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से ये जगह बहुत ही अद्भुत है। ये उत्तरी अटलांटिक में उन घूमती हुई जलधाराओं या जायरल प्रणाली के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ एक शांत इलाका है। इसके चारों तरफ गल्फ स्ट्रीम और कैनरी जैसी तेज जलधाराएं एक घेरा बनाकर घूमती रहती हैं, लेकिन बीच का ये हिस्सा एकदम स्थिर रहता है, मानो किसी चक्रवात के बीच की शांत आंख हो। और इसी स्थिरता के कारण यहाँ एक बहुत ही अनोखा इकोसिस्टम पनपता है। इस सागर का नाम सरगासम के नाम पर पड़ा है, जो एक खास तरह का समुद्री शैवाल या सीवीड है। क्योंकि पानी शांत है, ये शैवाल यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होकर एक विशाल तैरते हुए जंगल का रूप ले लेता है। ये जगह समुंदर के बीचों बीच एक ओएसिस की तरह है। यहाँ मछलियाँ, नेडेटिए, कछुए बड़े होते हैं और कई समुद्री जीव इसे अपना सुरक्षित ठिकाना मानते हैं। लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ इतनी ही नहीं है। यह तैरता हुआ जंगल हवा से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक भी है। तो एक ऐसी जगह जिसका कोई जमीनी वजूद नहीं है, वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। अब अगर पर्यावरण से थोड़ा हटकर हम इन जलधाराओं के उस पहलू पर आएं जो सीधे तौर पर मानवीय अर्थव्यवस्था और हमारे भोजन से जुड़ा है, तो स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया का जिक्र है, अपवेलिंग। यह वो चीज है जो दुनिया की पूरे फिशिंग इंडस्ट्री को चला रही है। अगर अपवेलिंग को एक साधारण कॉन्सेप्ट में समझना हो, तो गहरे समुद्र को एक विशाल कंपोस्ट बिन या खाद के गड्ढे की तरह देखा जा सकता है। हजारों सालों से मरे हुए समुद्री जीव, मछलियां और पौधे समुद्र के तल में जमा हो रहे हैं। ये सब विघटित होकर एक बहुत ही गाढ़े और पोषक तत्वों से भरपूर ठंडे पानी में बदल जाते हैं। अब होता यह है कि जब तेज सतही हवाएं समुद्र के ऊपर के गर्म पानी को आगे की तरफ धकेल देती हैं, तो उस खाली हुई जगह को भरने के लिए नीचे से ये ठंडा खाद से भरा पानी सतह पर आ जाता है। इसी ऊपर आने की प्रक्रिया को अपवेलिंग कहते हैं। ये गहरे समंदर के फर्टिलाइजर को सतह पर लाने जैसा है, और जहाँ फर्टिलाइजर होगा वहाँ खेती भी अच्छी होगी। समुद्र में इस खेती का मतलब है प्लैंकटन का तेजी से उगना। प्लैंकटन छोटी मछलियों का मुख्य भोजन है और छोटी मछलियां बड़ी मछलियों का। जहां प्लैंकटन ज्यादा होंगे, वहां मछलियों का एक पूरा हुजूम आ जाएगा। स्रोत में बताया गया है कि जहां भी गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में टकराती हैं, वहां ये पोषक तत्वों का मंथन सबसे ज्यादा होता है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है न्यूफाउंडलैंड का ग्रैंड बैंक्स। ये वो जगह है जहां दक्षिण से आने वाली गर्म गल्फ स्ट्रीम और उत्तर से आने वाली ठंडी लैब्राडोर जलधारा आपस में टकराती हैं। ये टकराव समुद्र के पानी को इतनी बुरी तरह से मथ देता है कि नीचे के सारे पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ग्रैंड बैंक्स दुनिया के सबसे बड़े और समृद्ध फिशिंग हब में से एक बन गया है। दुनिया भर के जहाज यहाँ मछली पकड़ने आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच भी है। जो जगह मछली पकड़ने के लिए जन्नत है, वही जगह जहाजों के नेविगेशन के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। हाँ, वो कोहरे वाली बात। बिल्कुल। दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब गल्फ स्ट्रीम की गर्म और नम हवा अचानक लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के संपर्क में आती है, तो एक बहुत ही तीव्र थर्मोडायनेमिक रिएक्शन होता है। गर्म हवा की नमी तुरंत ठंडी होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, और समंदर की सतह पर इतना घना कोहरा छा जाता है कि कुछ मीटर आगे देखना भी नामुमकिन हो जाता है। यही वो विडंबना है जो इस पूरे सिस्टम को इतना जटिल बनाती है।
जिस जगह ने इंसानों को सबसे ज्यादा खाना दिया है, उसी जगह ने इतिहास में सबसे ज्यादा जहाजों को डुबोया भी है, क्योंकि उस कोरे में रास्ता खोजना लगभग असंभव हो जाता है। ये दिखाता है कि समुद्र की ताकतें हमारे लिए फायदेमंद भी हैं और बेहद खतरनाक भी। इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी और स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। ये जलधाराएं सिर्फ पानी नहीं है, ये एक बहुत ही डेलिकेट और बैलेंस सिस्टम का हिस्सा है। दस्तावेज के आखिरी हिस्से में एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु बन जाता है, AMOC, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये वही मुख्य कन्वेयर बेल्ट है जिसके बारे में हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। AMOC को पृथ्वी के क्लाइमेट इंजन का धड़कता हुआ दिल कहना गलत नहीं होगा। ये वही सिस्टम है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से गर्म पानी को खींचकर उत्तर की तरफ ले जाता है। गल्फ स्ट्रीम इसी का एक हिस्सा है और फिर ठंडे भारी पानी को वापस दक्षिण की तरफ धकेलता है। आज जो उत्तरी यूरोप के देश जैसे UK, नॉर्वे या स्वीडन रहने लायक हैं, वो सिर्फ इसी AMOC के कारण है। अगर ये लगातार गर्म पानी वहां ना पहुंचे तो वो सारे देश अपने अक्षांश के हिसाब से सर्दियों में पूरी तरह बर्फ से जम जाएंगे। स्रोत में लिखी एक लाइन बहुत गहराई से हिट करती है कि एक संतुलित पृथ्वी महासागरों के निरंतर प्रवाह पर निर्भर है, लेकिन ये प्रवाह अब खतरे में है। दिस डेंसिटी और खारेपन की हम शुरुआत में बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग उस पूरे फॉर्मूले को बिगाड़ रही है। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं और वो पिघला हुआ मीठा पानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल रहा है। और ये मीठा पानी उस समुद्र के खारेपन को कम कर रहा है। खारापन कम होने का सीधा मतलब है कि पानी का घनत्व कम हो रहा है। अगर पानी भारी नहीं होगा तो वो गहराई में बैठेगा नहीं, और अगर वो गहराई में नहीं बैठेगा तो नीचे से होने वाला वो खिंचाव बंद हो जाएगा जो पूरी दुनिया की जलधाराओं को चला रहा है। ताज़ा डेटा भी यही इशारा कर रहा है कि ये AMOC कन्वेयर बेल्ट अब धीमी पड़ने लगी है। इस पॉइंट पर आकर जो जानकारी हमने डिस्कस की है वो एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करती है। अमूमन जब AMOC के धीमे होने की बात होती है तो चर्चा सिर्फ इस बात पे सिमट जाती है कि उत्तरी यूरोप में भयंकर ठंड आ जाएगी और वो एक नए हिम युग में चले जाएंगे। हाँ, ज्यादातर फोकस यूरोप पर ही रहता है। लेकिन अगर हम इस पूरे थर्मोडायनामिक इंजन के बंद होने के ग्लोबल असर के बारे में सोचें तो एक बहुत ही डरावना और सोचने पर मजबूर करने वाला एंगल सामने आता है। अगर ये कन्वेयर बेल्ट रुक गई तो यूरोप का जमना तो सिर्फ एक हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा ये है कि इक्वेटर के पास जमा होने वाली वो भीषण गर्मी अब वहां से हटाई नहीं जा सकेगी, वो वहीं ट्रैप हो जाएगी। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि यूरोप के लोग ठंड से कैसे बचेंगे, बल्कि सवाल ये है कि जब इक्वेटर के आसपास का इलाका, जहां आज दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, इतना गर्म हो जाएगा कि वहां खेती करना या रहना नामुमकिन हो जाए, तो क्या होगा? क्या हम भविष्य में एक ऐसे ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं जहां करोड़ों लोगों को जिंदा रहने के लिए अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा? क्या हमारी सभ्यता इस लेवल के मास माइग्रेशन और एग्रीकल्चरल कोलैप्स के लिए तैयार है? ये एक ऐसा विचार है जो इस 3D नक्शे को देखने के बाद किसी को भी चैन से बैठने नहीं देगा। महासागरों की ये खामोश नदियां हमारी लाइफ सपोर्ट मशीन है। अगली बार जब समुद्र की लहरों को देखा जाए तो ये याद रखना जरूरी है कि सतह की वो हलचल सिर्फ 10% कहानी है। असली भविष्य उस 90% गहराई में बह रहा है जिसे हम देख नहीं सकते। आज